हम आज अरिस्टोटल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिटीजनशिप की चर्चा करेंगे। सिटीजनशिप या नागरिकता का सिद्धांत बहुत ही आम सिद्धांत है, सभी लोग इससे परिचित हैं। आधुनिक काल में सिटीजनशिप या नागरिकता एक वैधानिक या लीगल कॉन्सेप्ट है जो किसी एक देश के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाती है, और जब उस व्यक्ति को सिटीजनशिप प्रदान की जाती है तो वहाँ के कानून या संविधान से संबंधित बहुत सारे अधिकारों से मिल जाते हैं। आमतौर पर सिटीजनशिप प्रदान किए जाने के दो तीन महत्वपूर्ण आधार हैं: जन्म के आधार पर, रेजिडेंस या निवास के आधार पर, या फिर पूर्वजों के आधार पर, जिसको हम लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, उसके आधार पर। लेकिन अरिस्टोटल के द्वारा नागरिकता की जो अवधारणा दी गई वो आधुनिक काल के इस नागरिकता की अवधारणा से बिल्कुल अलग थी। सर्वप्रथम अरिस्टोटल इस बात को स्थापित करता है कि कौन कौन से आधार हैं जिसको नागरिकता का आधार नहीं बनाया जा सकता। जैसे कहता है निवास किसी भी देश में नागरिकता का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी देश में बहुत सारे एलियंस या फॉरेनर्स या अन्य वो लोग होते हैं जिनको किसी भी प्रकार से नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरी ओर जन्म को भी वह नागरिकता का आधार नहीं मानता। उसी प्रकार यह राज्य का अधिकार नहीं है कि किसी को नागरिकता दे या किसी को नागरिकता छीने, इससे भी वह सहमत नहीं है। वो नागरिकता को वैधानिक अवधारणा भी नहीं मानता। किसी राज्य का ये अधिकार नहीं है, राज्य कानून के द्वारा किसी को नागरिकता दे और नागरिकता वापस ले। तो फिर नागरिकता का सिद्धांत क्या है? सर्वप्रथम वो बताता है कि नागरिकता जो है पाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन या गुण होने चाहिए। इसमें सर्वप्रथम जो बात कहता है कि नागरिक वही हो सकता है जो देश की न्यायिक प्रशासन या कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार। कहने का मतलब है कि आधुनिक काल की तरह केवल वो व्यक्ति जो सरकार को चुनने का अधिकारी हो या राइट टू वोट जिसे है, उससे नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। रादर नागरिकता का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति न्याय की प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदार होता है या देश की कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर बीइंग अ पर्सन टू बी सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब इस न्यायिक प्रशासनिक या वैधानिक प्रक्रिया में भाग बनने के लिए दूसरी आवश्यकता क्या है कि उसके पास निश्चित मात्रा में दोनों प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। कौन कौन सी संपत्ति? एनिमेट और इनएनिमेट, सजीव और निर्जीव। ये क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे वो तर्क देता है कि जब एक व्यक्ति के पास निर्जीव संपत्ति होगी और स्लेवरी या दास के रूप में सजीव संपत्ति होगी, तो उसके और उसके परिवार के लोगों के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी और वो संपूर्ण समय वो राज कार्य में, कानून निर्माण में या न्यायिक प्रशासनिक कार्य में जो है लगा सकेगा। इसको वो कहता है लीजर। लीजर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है किसी व्यक्ति के सिटीजन बनने के लिए अरिस्तु के अनुसार। यदि व्यक्ति के पास लीजर नहीं है, अवकाश नहीं है, तब तक वह अपने कर्तव्यों का एज ए सिटीजन और एक नागरिक रूप में कुशलतापूर्वक, निष्ठापूर्वक
निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए उसे प्रॉपर्टी चाहिए, और प्रॉपर्टी से ही, संपत्ति से ही जो है दूसरा अवकाश की अवधारणा निकलती है। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि व्यक्ति वही नागरिक हो सकता है जिसका पर्याप्त अवकाश हो। और अवकाश का मतलब कि उसे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की, ये जो सामग्री की आवश्यकता है, उस सामग्री को जुटाने के लिए किसी भी प्रकार के श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के अपना संपूर्ण समय राजकार्य में कर सकता है। अगली बात करता है कि नागरिक वही हो सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो शासन करने की और शासित होने की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अरस्तु बार बार इस बात को कहता है कि नागरिक वही है जो संविधान के साथ, कानून के साथ हार्मनी रखता है, उसके साथ तारतम्य रखता है। और तारतम्य जब रखता है तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है कि जो नागरिक वर्ग है वो वर्ग एक साथ हमेशा उपशासन के कार्य में भाग नहीं ले सकता। तो क्या करना है, उसमें टर्न होगा। कुछ लोगों को शासन करने का मौका मिला है और कुछ लोगों को शासन करने का मौका नहीं मिला है। तो इसमें क्या है कि जिनको शासन करने का मौका नहीं मिला है उसे आगे शासन करने का मौका मिलेगा। तो दे हैव टू बी कंपैटिबल, और दे आर टू अबाइड बाय द लॉज। इसी को कहता है कि जहाँ नागरिकों में रूल करने की क्षमता है वहीं उन्हें टू बी रूल्ड, या उन्हें शासित होने की भी क्षमता होनी चाहिए। एक और कंडीशन की बात करता है कि एक गुड सिटीजन वो है जो संविधान के साथ तारतम्य रखता है। वही बात है कि संविधान के सभी प्रावधानों के साथ वह अपना तालमेल बनाता है, वो उसके प्रावधानों को मानता है, उसके अनुसार आचरण करता है, ताकि वो जब सत्ता में आए तो फिर जो दूसरे जो नागरिक हैं वह भी जो है इनके साथ तारतम्य बिठा सके। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कहता है कि अच्छा नागरिक वह है जिसके पास नैतिक और गुडनेस, सद्भाव का गुण हो। मोरालिटी या नैतिकता क्या है? वो नैतिकता को कोई एक ऐसे मूल्य के रूप में नहीं स्वीकार करता जो बाहर से इम्पोज किया जाता है। नैतिकता को एक ऐसे एक्टिविटी, एक प्रक्रिया है, क्रिया के रूप में जो है स्वीकार करता है जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस करने में उसकी सहायता कौन करता है? क्योंकि मनुष्य अन्य प्रजातियों से भिन्न और श्रेष्ठ इसलिए है कि उसके पास रीजनिंग है, तर्क है और लैंग्वेज है, भाषा है। और जब वो तार्किक रूप से एक्ट करता है, तर्क का इस्तेमाल करता है, रीजन का इस्तेमाल करता है, उसके अनुसार आचरण करता है, तब उसमें प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाने की क्षमता होती है। और तब हम कहते हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा सिटीजन है। तो एक अच्छे नागरिक को पास क्या होना चाहिए? नैतिक मूल्य होना चाहिए, नैतिक जो है नैतिक धरोहर होनी चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए। और नैतिकता ऐसा नहीं कि केवल एक मूल्य के रूप में है, उसमें केवल विश्वास करता है, बल्कि वो उसे प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो एक्टिविटी के रूप में, यहाँ पर वो मोरालिटी को एक एक्टिविटी के रूप में स्वीकार करता है। एक अच्छे नागरिक के लिए वह अरिस्टोटल एक जो है विस्तृत शिक्षण व्यवस्था की भी बात करता है, जिस शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से नागरिक के इन गुणों को कि वह संविधान के साथ तालमेल बिठाए, कानून का पालन करे, कानून के साथ तारतम्य बिठाए, अपने अपने नैतिक जो फैकल्टी है, मॉरल फैकल्टी है, जो नैतिक उनमें गुण है, उसके अनुसार आचरण करें। सभी चीज़ को डेवलप करने के लिए एक स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम की भी बात करता है, जो एक नागरिक के निर्माण में सहायता करता है। और बात कहते हैं कि नागरिकता हेरिडिटरी है, जो है एक पिता से पुत्र को जो है हस्तांतरित
की जा सकती है। तो इस तरह से वो नागरिकता को डिफाइन करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि कौन लोग नागरिक नहीं हो सकते। दरअसल बहुत छोटे से वर्ग को नागरिक अ, होने का अधिकार देता है या अपने नागरिकता का धारणा में सम्मिलित करता है, और लंबे जो बहुत सारे लोगों को वह उस दायरे से बाहर रखता है। जैसे सबसे पहले वो बच्चों, स्त्रियों और दास, इन सभी को नागरिकता के दायरे से बाहर रखता है। बच्चे इसलिए कि उसमें रीजनिंग जो है, वो तार्किक क्षमता जो है विकसित नहीं हो पाती, या वो मैच्योर नहीं है। स्त्रियों को इसलिए बाहर रखा कि उनकी मान्यता थी कि स्त्रियों में रीज़न की जगह इमोशन, तर्क की जगह भावना जो है वो प्रधान होती है, इसलिए वो कुछ तार्किक निर्णय करने में सक्षम नहीं होती। अगर दास को भी उसके बाहर रखता है, दास के बारे में तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि दास के पास रीजनिंग होती नहीं है, उसमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है, और शारीरिक बल की प्रधानता होने के कारण उसे हमेशा रीजनिंग के निर्देशन में, जो कि शासक वर्ग के पास है, मास्टर के पास है, स्वामी के पास है, उसका निर्देशन से काम करना चाहिए। एक चौथा वर्ग है श्रमिक। श्रमिक को भी जो है वो दायरे से बाहर रखता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। श्रमिक के पास अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है उन्हें काम करना पड़ता है, और उसके पास समय नहीं है कि वह अपने रीजनिंग फैकल्टी, जो तार्किक क्षमता है या तार्किक जो एस्पेक्ट है, आयाम है, उसको विकसित कर सके, उसको मिलता नहीं। वृद्ध व्यक्ति, पांचवा जो है वो वृद्ध व्यक्ति, उसको भी वो जो है नागरिकता के दायरे से बाहर रखता है, और उसकी वजह है कि वो राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में सक्षम नहीं है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से निर्बल हो गए हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए वह अपनी जो है जो उत्तरदायित्व है या जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो योगदान है राज्य के संदर्भ में जो उसे करना चाहिए, उसको करने में जो है वह सक्षम नहीं है। एक और वर्ग है संपत्ति विहीन वर्ग, उसको भी इससे बाहर रखता है, क्योंकि जिसके पास संपत्ति नहीं है उसके पास अवकाश नहीं होगा, अवकाश नहीं होगा तो उसके पास जो है राज्य के कार्य में भाग लेने के लिए समय नहीं होगा, तो वह भी जो है राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में जो है सक्षम नहीं होगा। एक और है बाहरी लोग, जो जिसको हम फॉरेनर्स कहते हैं, एलियंस कहते हैं, चूँकि उनको नागरिकता के दायरे से बाहर रखने का बहुत साधारण रीज़न है कि वो राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते, राज्य के प्रति कमिटेड नहीं होते, इसलिए उन्हें जो है नागरिकता के क्षेत्र से बाहर रखते हैं। इस प्रकार से वह बहुत ही छोटे से वर्ग, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास अवकाश है, जिनके पास नैतिक गुण है, जिनके पास संविधान के साथ तारतम्य बिठाने की क्षमता है, कानून को समझने और उसे मानने की क्षमता है, और वो लोग जो राजकार्य में अपना योगदान कर सकते हैं, केवल उन्हीं को नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये मूल रूप से अरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे आलोचकों ने इसकी आलोचना की, आलोचना बहुत ही जो है मुखर रूप से की गई, क्योंकि पहली आलोचना तो की गई कि ये बहुत ही छोटे वर्ग को जो है नागरिकता प्रदान करता है, बहुत ही सीमित है, बड़े वर्ग को जो है नागरिकता के दायरे से बाहर रखता है, इसलिए ये उचित नहीं। दूसरी बात कि ये प्रॉपर्टी या संपत्ति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे नागरिकता प्रदान नहीं करता है। ये आज के दिनों में या एक्सेप्टेड नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, निश्चित मात्रा में संपत्ति नहीं है, केवल उसको जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। तीसरी आलोचना की जाती है कि वो स्त्रियों और वृद्ध व्यक्तियों या दास, इनके प्रति बहुत ही क्रूर है। सबसे पहले वो महिलाओं को इससे वंचित करता है। इसका मतलब
देश की आधी आबादी को पहले वैसे ही वंचित कर देता है, जो घोर निंदनीय है। इसकी निंदा सभी लोगों ने की है और आगे भी की जाती है। दास एक बड़ा वर्ग है, जिसके संदर्भ में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दास एक अमानवीय अवधारणा है। इसलिए दासता के आधार पर उसे नागरिकता के अधिकार से वंचित कर देना, ये भी अमानवीय है, अप्रजातांत्रिक है, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से नागरिकता के जो सिद्धांत है वो बहुत ही सीमित रह जाते हैं। एक और आलोचना की जाती है कि नागरिकता बहुत ही सीमित लोगों को दी जाती है, जिससे राज्य की एकता या राज्य की सुरक्षा, राज्य की अखंडता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वह लोग जो नागरिकता के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, उनकी निष्ठा जो है राज्य के प्रति कम हो जाती है। इसलिए इस प्रकार से अब देखेंगे तो अरिस्टोटल के नागरिकता के सिद्धांत में बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, और इसके कारण की जो है आलोचना की जाती है। लेकिन एक बात इन विवादों से परे है कि नागरिकता का जो मूल मानना है, जो मूल अर्थ है कि नागरिक उसे ही होना चाहिए जो राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को न केवल समझता है, बल्कि उसका भरपूर निर्वहन करने की क्षमता भी विकसित करता है, गुण भी विकसित करता है। तभी जाकर के एक नागरिक एक बेहतर नागरिक, आदर्श नागरिक बन सकता है। थैंक यू।